सबसे पहले मेरे सभी स्टूडेंट साथियों को नमस्ते, राम राम और जय श्री कृष्णा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब कहते हैं पृथ्वी के प्रतिरूप को। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब की संरचना जो है वो मार्टिन बोहेम नामक विद्वान ने 1492 में प्रस्तुत की थी। मार्टिन बोहेम ने 1492 में ग्लोब की संरचना को प्रस्तुत किया। ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। और उसी ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बुना गया। इसे अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम बता देते, ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी है पृथ्वी। ये बना दी मैंने हमारी पृथ्वी। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी जो है गोल है और इसका कोई निश्चित शोर नहीं है। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ पे पश्चिम है, ये पूर्व है। केवल अनुमान पर ही वो कह सकता है कि ये पश्चिम है और ये पूर्व है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, दो बिंदु ऐसे हैं जो निश्चित है, जो कि पृथ्वी पे निश्चित है। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यही है जो निश्चित है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक रेखा खींची गई। हमारी जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, एक रेखा खींची गई। और इसी के आधार पर और इसी के बीच के केंद्र से, ये इसका केंद्र है, और यहाँ से 1 डिग्री की एक कोण बनाया गया। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये है दक्षिणी गोलार्ध जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा है जो बांटती है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री का एक कोण खींचा गया और इसी के आधार पर इसके समानांतर एक रेखा खींची गई। इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार 1 डिग्री का एक और कोण खींचा गया और इसी के समानांतर एक रेखा खींची गई। ये होगी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये होगी 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये होगी 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से ये कोण बनाए गए और इसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी आई कि ये कोण बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये 90 डिग्री पर हो गया। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं का जाल बुना गया। इसी प्रकार से
दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी ही कोण के आधार पर रेखाएं खींची गई। ये 1 डिग्री कोण और ये एक रेखा, फिर ये 2 डिग्री का, ये हो गए दक्षिणी अक्षांश। और इसी में भी एक स्थिति ऐसी आ गई कि ये रेखा बिल्कुल सीधी हो गई। इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और इसी के आधार पर हम किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। स्थल भाग का तो पता हम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इससे हमें समुद्र में होते हैं तो उसमें भी इसका पता लगाया जा सकता है कि हम कौन से स्थान पर है और हमें कहाँ जाना है। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींचे गए कोणीय मान को ही हम कहते हैं अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष खींचे गए कोणों को ही हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इसे ही कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। और इसी प्रकार ये अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ये यहाँ से 180 अक्षांश रेखाएं, और ये यहाँ पर भी 180 अक्षांश रेखाएं। तो 180, तो जैसा कि ये 90 डिग्री कोण बनाए और एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींची है, तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई और 90 अक्षांश रेखाएं जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई। ये है 90 डिग्री समझो। तो यहां से 1 डिग्री का कोण लिया गया और एक डिग्री पर 90 अक्षांश खींचे गए, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी प्रकार 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो 90, तो क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि हमारी पृथ्वी में कितने अक्षांश हैं? तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या है कितनी है? ये 90 ऊपर हो गए और 90 नीचे हो गए। 90 प्लस 90 और 90 प्लस 90 और 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अगर शामिल कर लिया जाए तो 181 अक्षांश हमें प्राप्त होंगी। 181 अक्षांश हमें प्राप्त होगी। और इसी प्रकार है अक्षांश रेखाएं। क्या है? अक्षांश रेखाएं। रेखा आते ही परिभाषा चेंज हो जाएगी। दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उसे कहते हैं रेखाएं। दो बिंदुओं की दूरी के मध्य की दूरी को मध्य की जो लाइन खींची जाती है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं है हमारी कितने रेखाएं हो गई? 179। इस प्रकार से अब आप अगर उत्तरी ध्रुव अक्षांश रेखाएं 179 और अक्षांशों की संख्या 181 कैसे है? क्योंकि इसमें उत्तरी ध्रुव अक्षांशों की संख्या में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को शामिल किया जाता है। ये अक्षांश बिंदु है, इन्हें अक्षांश बिंदु है और इसमें अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे अक्षांश रेखाएं। और इसकी विशेषता बता देती हूँ मैं आपको कि अक्षांश रेखाओं की विशेषता।
रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहती है। ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। अक्षांश की विशेषताएं। अक्षांश की विशेषता है कि सबसे पहले ये कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। और अगर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को छोड़ दिया जाए तो सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। और अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाती है? ये एक बना दिया वृत्त यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो आपको देख के पता चल ही गया कि सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनता है। तो सबसे भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है अक्षांश। सबसे बड़ा अक्षांशों का जो वृत्त बनता है वो भूमध्य रेखा पर बनता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये छोटा बनता है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनता है। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है। और ये अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश, ठीक है, समानांतर होती है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर इसमें लंबाई निरंतर कम होती है। और 0 डिग्री अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री बराबर, इन दोनों अक्षांश के बीच की दूरी 111 है। इन दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी 111 है। कितनी है? 111। अब आपको बता दिया मैंने, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं बेल्ट या पेटी। और सभी देशांतर रेखाएं समानांतर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाती है, ध्रुव की ओर जाती है, इनकी लंबाई कम होती चली जाती है। और सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं। और क्यों सभी रेखाएं वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो सभी जो अक्षांश है वो एक वृत्त का निर्माण करती हैं। और अब बात करते हैं हम महाद्वीप की। और सबसे बड़ा जो वृत्त है वो 0 डिग्री बनाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। अब हम बात करते हैं इसकी महाद्वीपों में अक्षांश रेखाओं की। अब बात करते हैं महाद्वीपों में अक्षांश रेखाएं। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है? कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? ये हो गए महाद्वीपों में अक्षांशों की, महाद्वीपों में अक्षांश। तो ये हो गया। तो इसको याद करने का मैं एक सबसे आसान ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों को घटते क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबको पता ही है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबको पता ही है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा हो गया अफ्रीका। और तीसरे नंबर पर बड़ा
बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। और चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका। और पांचवें नंबर पर है कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन उस पर जनसंख्या शून्य पाई जाती है। तो 5वें नंबर पर हो गया हमारा यूरोप। और 6वें नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हमारे महाद्वीप। और या ध्यान रखना, मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है? तो इसमें ट्रिक, सबसे पहले आपको 3 बार सब में आम 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 लिख देना है और फिर लिखना है 3 बार कवि। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, ये हो गया आ म, ये आ, ये म, और ये हो गया और ये आ म, ये हो गया इसमें आ, और ये हो गया म, और ये हो गया आ म। अब कवि लिखना है हमें। अब लिख देते हैं कवि, कवि 2 बार हमें ऐसे सीधे लिखना है कवि, क, और ये हो गया वी। और 1 बार लिखना है ऐसे क वी, ये हो गया कवि, कवि, और ये हो गया कवि। तो ऐसे में याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि एशिया महाद्वीप पे कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो एशिया पे कौन कौन से अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो एशिया पे एक तो है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आ का मतलब हो गया आर्कटिक, आ का मतलब हो गया यहाँ पे बता दूं मैं आपको, आ का मतलब हो गया आर्कटिक, आर्कटिक। क का मतलब हो गया, क का मतलब हो गया कर्क, कर्क रेखा। और म का मतलब हो गया मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और वी का मतलब हो गया विषुवत रेखा, वी का मतलब हो गया विषुवत रेखा। इस प्रकार से आ का मतलब हो गया आर्कटिक वृत्त, क का मतलब हो गया कर्क रेखा, म का मकर रेखा, और वी का हो गया विषुवत रेखा, वी का हो गया विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो ये आपको, ये जो आसान ट्रिक है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। 2 बार लिखना है आ, और 3 बार लिखना है आ, और 3 बार लिखना है कवि। 2 बार ये ऐसे और 1 बार ऐसे, ठीक है। और एशिया महाद्वीप पे ये आ यानी कि आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप में मकर रेखा, कर्क रेखा और ये 3 रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा। और उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका में
में मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप में एक ही अक्षांश रेखा गुजरती है और वो कौन सी है, आर्कटिक वृत्त, और ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं। तो इसमें ये बता देना है, ऐसे बता देना है, ठीक है। ये आपको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप लिख लेना, आम कवि आम, कवि कवि कवि, 3 बार आम आम आम, और 3 बार लिखना है कवि कवि कवि, ये ऐसे लिखना है। तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 179, और अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। इस प्रकार से अब बढ़ेंगे हम देशांतर रेखाएं। अब बढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। अब बढ़ेंगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है, तो उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है, सतह से होकर गुजरती हैं, उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है, उसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले ये हो गई इसकी परिभाषा। तो अब बताती हूँ देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई। ये है हमारी पृथ्वी, ये है पृथ्वी। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी जो है गोल है और इसमें कहीं से भी एक देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। काल्पनिक रेखा, जैसा कि आपको बताया कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से होकर गुजरती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा। और वो काल्पनिक रेखा हम कहीं से भी खींच सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री देशांतर को निर्धारित करने के लिए 0 डिग्री देशांतर को निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था जिसमें निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरोप के खगोल शास्त्र ग्रीनविच नामक स्थान पर जो देशांतर रेखा का 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसलिए इसे
ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। तो देशांतर रेखाओं में भी इसी प्रकार एक एक डिग्री के अक्षांश कोण, एक एक डिग्री पर अक्षांशीय कोण के आधार पर रेखाएं देशांतर खींचे गए। इस प्रकार से देशांतर खींचे गए। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है और दो विपरीत देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। एक पूर्ण वृत्त का ये देशांतर रेखा है और ये इस देशांतर रेखा को मिला दिया जाए तो ये एक पूर्ण रेखा का निर्माण करती है। देशांतर रेखा की ये विशेषता है। देशांतर रेखा की विशेषता कि एक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में एक दूसरी देशांतर रेखा को मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है और दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक लंबाई भूमध्य रेखा पर होती है और इसकी भूमध्य रेखा पर लंबाई होती है और दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है और भूमध्य पर इसके मध्य की दूरी 0 हो जाती है इस प्रकार से। और दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतर के मध्य की दूरी को हम कहते हैं, दो देशांतर के मध्य के क्षेत्र को हम गौर कहते हैं और इसी के बीच अक्षांश रेखाएं खींच ली जाए, ऐसे अक्षांश रेखाएं खींच ली जाए तो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इन बीच की दूरी को कहते हैं ग्रेड। अक्षांश व देशांतर के बीच की दूरी को कहते हैं ग्रेड। और जो प्रत्येक देशांतर रेखा होती है वो एक अक्षांश रेखा का निर्माण करती है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को लंबवत काटती हैं। अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण। अब हो गया अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारण। ये हो गई देशांतरीय रेखाओं की विशेषता। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ देशांतर रेखाओं की विशेषता। सभी देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को हम कहते हैं गौर। और जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है और उसके अक्षांश और देशांतर के मध्य की दूरी को कटिबंध और गौर के बीच की दूरी को हम कहते हैं ग्रिड। तो हम इसे कहते हैं ग्रिड। सभी देशांतरों की लंबाई एक समान होती है और सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को लंबवत काटती हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं और दो देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। दो देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है और दो देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। एक डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों की और इसमें निरंतर कमी आती है और ध्रुवों की और इसमें इसकी दूरी हो जाती है 0। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज के लिए जय हिंद।